नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं मनीष शर्मा। शिक्षा मंत्रालय ने देश में 10,845 उच्च शिक्षण संस्थानों की रैंक जारी की है। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी NIRF के हिसाब से देश प्रदेश के कॉलेजों, यूनिवर्सिटीज़ और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स की गुणवत्ता का इससे पता लगता है और उस गुणवत्ता में हमारा प्रदेश यानी राजस्थान पिछड़ा साबित हुआ है। शीर्ष 20 संस्थानों में तो एक भी नहीं है और वहीं 100 रैंकिंग में केवल 4 संस्थानों ने जगह बनाई है। कुछ अच्छे माने जाने वाले संस्थानों की तो रैंकिंग पहले के मुकाबले घट गई है, हालांकि कुछ ने थोड़ा बहुत सुधार किया है, लेकिन ये सुधार भी बहुत खुशनुमा नहीं कहा जा सकता क्योंकि दरकार बहुत बड़े सुधारों की है। मामला प्रदेश के युवाओं से जुड़ा है जिन्हें गुणवत्तापरक शिक्षा की बहुत ज़्यादा दरकार है, क्योंकि जब हम बढ़ती बेरोजगारी की बात कर रहे हैं तो उसे दूर करने में क्वालिटी और मॉडर्न स्किल बेहद ज़रूरी है। और देश के सबसे बड़े प्रदेश में कैसे बड़े संस्थान बने और नाम कमाएं ताकि हमारे युवा न सिर्फ प्रदेश बल्कि देश दुनिया के काम आएं और जो आधुनिक मेडिकल, रिसर्च, इंजीनियरिंग के जो फील्ड हैं उसमें नाम रोशन करें और उनमें बड़े पदों पर मुकाम हासिल करें और संस्थान भी इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं और फिलहाल हमारे संस्थान इसमें पिछड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो उस पर बात होगी। अगले आधे घंटे खास पैनल मेरे साथ मौजूद होगा, बड़े बड़े एजुकेशनिस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे और उस पर समाधान को लेकर बात करेंगे कि कैसे इस तरह के यूनिवर्सिटीज़ और संस्थान तैयार किए जाएं और जो मौजूदा यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको कैसे मजबूत करने का काम हो सकता है। उससे पहले आपको ग्राफिक्स दिखा देते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़, जो नामी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनका कोई स्थान नहीं। राजस्थान यूनिवर्सिटी प्रदेश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, लेकिन 100 में भी शामिल नहीं है। और ये आप ग्राफिक्स देख सकते हैं, टॉप 20 में कोई भी संस्थान नहीं, शीर्ष पायदान पर प्रदेश का कोई भी संस्थान नहीं। इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट को लेकर रैंकिंग है और एक भी संस्थान को इसमें जगह नहीं मिल पाई। 4 इंस्टीट्यूट सिर्फ आए हैं, वो भी 100 संस्थानों की सूची में शामिल हुए हैं। बिट्स पिनालनी की 23वीं रैंक है। IIT जोधपुर को 68वीं रैंक मिली है और MNIT जयपुर को 82वां पायदान मिला है। सबसे बड़ा विश्वविद्यालय राजस्थान यूनिवर्सिटी रैंक से नदारद, टॉप 100 में भी शामिल नहीं है। टॉप 50 मेडिकल संस्थान में जोधपुर एम्स 16वें नंबर पर। जोधपुर एम्स की रैंकिंग पिछले 3 अंक गिर गई है पिछली बार के मुकाबले और SMS मेडिकल कॉलेज को 43वां स्थान मिला है। पिछली बार 46वीं रैंकिंग थी। सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी, सबसे बड़े ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ प्रदेश में, फिर भी ये हाल। 2021-22 में 92 यूनिवर्सिटीज़, 3,694 कॉलेज, देश में चौथे नंबर पर। लेकिन प्रदेश में बड़ी बेरोजगारी समस्या बन गई है। किस लिए बन गई है उसका हाल समझ सकते हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल रही है तो कैसे युवाओं को रोजगार मिले। खराब रैंकिंग नौकरी पाने में बड़ी बाधक है। खुद राज्यपाल भी इसको लेकर चिंता जता चुके हैं और उन्होंने साफ हिदायत दी यूनिवर्सिटीज़ को रैंकिंग सुधारें और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ खासकर अपना जो रवैया है मौजूदा उसको सुधार लेकर आए। उसमें प्रोफेसर कुरमान कमर हमारे साथ, फुरकान कमर हमारे साथ, फॉर्मर वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर ND जसूजा रजिस्ट्रार हैं निर्वाण यूनिवर्सिटी के और डॉक्टर प्रियदर्शी नायक प्रो वाइस चांसलर थेम्स इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से हैं और प्रोफेसर दिव्य सिंह चूड़ावत भी हमारे साथ मौजूद हैं। दरियाव सिंह चूड़ावत एक्स वाइस चेयरमैन है राजस्थान स्टेट हायर एजुकेशन के। आप चारों एजुकेशनिस्ट का बहुत स्वागत है NDTV पर। सर, सबसे पहला सवाल मेरा फुरकान कमर साहब आप ही से होगा। आप फॉर्मर वाइस चांसलर रहे इस यूनिवर्सिटी के, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है लेकिन टॉप 100 में भी जगह नहीं बना पाती है। जाहिर है कि मैं बहुत दुखी हूँ। जी। एक जमाना था कि यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का नाम न सिर्फ ये कि राजस्थान में बल्कि पूरे देश में, और न सिर्फ ये कि देश में बल्कि विदेशों में भी उसकी चर्चा होती थी। किसी जमाने में यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जो है बड़ी इनोवेटिव यूनिवर्सिटी मानी जाती थी और आज NIRF रैंकिंग में हाल ये हो गया है कि वो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में भी नहीं आ पा रही है।
मैं सिर्फ आपने जो आंकड़े प्रस्तुत किए उसमें कई चीजें मिला दी हैं आपने, सारी कैटेगरीज मिला दी हैं। मैं अगर केवल यूनिवर्सिटीज की बात करूं तो मैं देख रहा था कि उसमें तीन यूनिवर्सिटियां राजस्थान से हैं जो टॉप 100 में हैं। जी। और उस तीन में से वो तीनों जो हैं वो प्राइवेट यूनिवर्सिटियां हैं। एक तरह से बिट्स पिलानी है, ये जो मणिपाल है, और एक आपकी जो बनस्थली यूनिवर्सिटी है। तो पब्लिक यूनिवर्सिटियों की बहुत दुर्दशा हो रही है और वो पीछे चलते चले जा रहे हैं। तो हमारा फोकस क्वालिटी पर नहीं है। मैं इस सिलसिले में चूंकि शुरुआत कर रहा हूं तो दो बातें मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, रैंकिंग क्या है? रैंकिंग एक तरह का आईना है जो ये दिखाती है कि हम कहाँ पर खड़े हुए हैं। हम्म। थोड़ा मोड़ा सा लाइटिंग वगैरह में परिवर्तन करके वो अपनी शक्ल को अच्छा देखा जा सकता है। जो हो सकता है कुछ यूनिवर्सिटियां इस तरह से कर रही हों, जो अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं। लेकिन मोटे तौर पे हमें ये मालूम है कि ये एनआईआरएफ हमें दिखाती है कि हम किन क्षेत्रों में कमजोर हैं हम्म। और हमें कहाँ कहाँ सुधार की आवश्यकता है। तो ये तो एक आईना है। उसके बाद जो काम करना चाहिए वो काम ये है कि जहां पर इन यूनिवर्सिटियों में कमी है, उस कमी को यूनिवर्सिटी, सरकार, विद्यार्थी, वहां के शिक्षक, ये सब लोग मिल करके दूर करें। अच्छा, ऐसा नहीं होगा कि आज आप प्रयास करें तो अगले साल की रैंकिंग इंप्रूव हो जाएगी। इसके ऊपर कंसिस्टेंटली कई साल तक लगातार प्रयास करने पड़ेंगे। और मैं मोटे तौर पे बता दूं कि तीन चीजों की आवश्यकता है, जो अगर आपने एनआईआरएफ रैंकिंग की रिपोर्ट जिन लोगों ने पढ़ी है हम्म। उसमें दिखाया गया है कि वो विश्वविद्यालय टॉप 100 में आ रहे हैं जहां पर स्टूडेंट टीचर रेशो कम है। कम से हम्म। मतलब ये कि विद्यार्थियों पर टीचरों की संख्या अधिक है। जी। दूसरे जो है वो विश्वविद्यालय हैं जहां पर की फंडिंग अच्छी मिल रही है। हम्म। और तीसरे वो विश्वविद्यालय हैं जो कि सरकारी अंकुश से जरा सा बचे हुए हैं, यानी जिनको कि कुछ फ्रीडम है कुछ कर दिखाने की। जी। तो फंड, फैकल्टी, फ्रीडम, इन तीन चीजों की आवश्यकता है जिस पर सरकारों को गौर करना पड़ेगा। और ये इसलिए बहुत आवश्यक है पब्लिक यूनिवर्सिटीज का इम्प्रूवमेंट कि ज्यादातर गरीब वो लोग जो कि अपनी शिक्षा प्राइवेट सेक्टर में अफोर्ड नहीं कर पाते, वो यहाँ आ रहे हैं। वो भी मेधावी छात्र हैं, बिल्कुल। उनको भी अवसर की आवश्यकता है। और ये अवसर हमें उनको देना चाहिए। क्वालिटी हायर एजुकेशन हर एक का अधिकार होना चाहिए। बिल्कुल, और वो जो तीनों चीज़ें बताई आपने निश्चित रूप से वो गौर करने वाली हैं कमर साहब। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि जिस तरह से कहा जाता है स्कूल्स में लोग काफ़ी हद तक प्राइवेट संस्थानों पर निर्भर है, लेकिन हायर एजुकेशन की जब बात आती है तो आज भी जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं और पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी एक शीन है और उनका एक साख भी है, उसको लेकर कोई दो राय नहीं है। लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ अब उनको पछाड़ते जा रही है, ये एक बड़ी चिंता का विषय हो सकता है। इस तरह राजस्थान यूनिवर्सिटी की भी आप आपने बात रखी। इस वक्त मैं डॉक्टर प्रियदर्शी आपका रुख करूंगा। आप जिस तरह से आपने इंटरनेशनली आप इवेलुएट करते हैं यूनिवर्सिटीज़ को, आपने आपका अनुभव है लंबा। जब देखा यह जाता है कि आईआईटी मद्रास जैसा संस्थान लगातार 5-6 साल से टॉप पर रहता है, आईआईएससी बेंगलुरु लगातार टॉप पर रहता है, आईआईएम अहमदाबाद टॉप पर रहता है, तो इस तरह के और संस्थान परकुलेट क्यों नहीं हो पा रहे हैं दूसरे स्टेट्स में, और खासतौर पर इतने बड़े स्टेट्स में जो हिंदी पट्टी स्टेट्स हैं, जहां बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा तादाद में युवा स्टूडेंट्स हैं। और अब तो जो एक तरह से कि ब्रेन ड्रेन जो सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही हिंदुस्तान में, उस वक्त पे आपको लगता है कि क्वालिटी एजुकेशन पर ज़्यादा भरोसा करना चाहिए? जैसे राजस्थान का नंबर आ रहा है तो सबसे पहले नंबर पर आ रहा है कि सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्वालिटी में नहीं है, क्वांटिटी में नंबर हम आ रहे हैं। आपको लगता है कि क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी पर फोकस अब वक्त है जब करने का है, और ख़ासतौर पर एआई जैसे दौर में हमको कॉम्पीट करना है? प्रियदर्शी साहब। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अहम मुद्दा का डिस्कशन हो रहा है और ये जो ग्रेडिंग रेटिंग आई है इसमें साफ जाहिर होता है कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी और इनोवेटिव थिंकिंग्स जो बच्चों में, क्रिटिकल थिंकिंग जो चीजों में बच्चों में आना चाहिए जी। वो शायद कम हुई है। और जब हम कंपेयर करते हैं एक इंटरनेशनल वे में जो इसके आकलन की गई है, इस आकलन में ये है कि हम कहाँ पर मार खा गए हैं और कहाँ पर हमको काम करना है। बेसिकली एक स्ट्रक्चर होता है, पैरामीटर्स होते हैं, एक इंडिकेटर्स होता है
स्कूल उस कॉलेजेस महाविद्यालय उस मापदंड के अनुसार अपने बच्चे को पढ़ाएं। अगर हम बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल चैप्टर नंबर 4 क्वालिटी एजुकेशन, ये मुख्यतः स्कूलों में भी और कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी इसको सही तरीके से उसको पालन करना चाहिए, उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। हमारा जो शिक्षक सिर्फ एक नॉर्मल प्रोफेसर होना नहीं चाहिए, एक आजकल प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो, प्राइवेट स्कूलिंग में हो, आप देखिएगा कि बच्चे और टीचरों का जो रेशियो होता है, जो सर ने अभी बताया, वो रेशियो हम लोग वेरी स्ट्रिक्टली कर रहे हैं कि एक क्लासेस में 40 बच्चे होने चाहिए, तब एक स्पेशल अटेंशन होता है। लेकिन जब बच्चा कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी चला जाता है तो उसको हम नजरअंदाज करते हैं। एक चीज है इनोवेटिव क्रिएटिव थिंकिंग्स जो डेवलप होनी चाहिए स्कूलों में। बच्चों को हम समझते हैं कि बच्चों के लिए क्रिएटिव एक्टिविटीज करें, ये है वो चीज कॉलेजेस और विश्वविद्यालय में नहीं होती है। और हम ये बार बार बोलते हैं कि बच्चों की क्रिएटिविटी और इनोवेटिव आइडियाज को डेवलप करते ही एक विद्यालय या विश्वविद्यालय ऊपर जा सकता है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर भी ये कहते हैं कि भारत एक स्किल इंडिया होना चाहिए। स्किलिंग की बात करते हैं लेकिन स्किलिंग मिस हो रही है कॉलेजेस और विश्वविद्यालय में। मेरा ये मानना है इसी के कारण हमारा लक्ष्य केवल रैंकिंग को सुधार करना नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि राजस्थान के शैक्षणिक संस्थानों की वास्तविक जो क्षमता है उसको वो है शिक्षक, और शिक्षक क्या क्या डिलीवर करता है वो इंपॉर्टेंट है। हम लोग देखे हैं विश्वविद्यालय बाहर कंट्रीज में ज्यादातर बच्चे क्रिएटिव स्किल्स इनोवेटिव वे में पढ़ना, बच्चे आउट ऑफ द क्लासरूम सीखना, वो चीज हम यूनिवर्सिटी कॉलेज जैसे स्कूलों में देखते हैं वैसे यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में होती है। तो हम निरंतर सुधार की जरूर कोशिश करेंगे एनआईआरएफ के साथ मिलकर और राष्ट्रीय शिक्षकों के साथ मिलकर मानकों के साथ ये प्रयास सुनिश्चित करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम अपने देश, अपने विश्वविद्यालय, अपने कॉलेजेस को अगर ऊपर रखना चाहते हैं, एक शिक्षक, एक कॉलेज के इंस्टीट्यूशन सभी को क्रिएटिव थिंकिंग और क्रिएटिव स्किल्स को आगे बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए, तभी जाके हमारा रैंकिंग्स ऊपर आ सकता है और हम एसडीजी को फॉलो करेंगे। आई स्ट्रांगली बिलीव दैट हर कॉलेज, हर विश्वविद्यालय आगे जाएगा। बिल्कुल, मैं चुनावत साहब का भी रुख करूंगा। एक्स वाइस चेयरमैन है राजस्थान स्टेट हायर एजुकेशन के इस वक्त पर, उनके पास भी लौटेंगे। मैं पहले एनडी जसूजा के पास जाना चाहूँगा। राजस्थान की जो बात हो रही, तमिलनाडु के 18 इंस्टीट्यूट्स हैं, महाराष्ट्र के 11, उत्तर प्रदेश के 8 इंस्टीट्यूट्स हैं, कर्नाटक बंगाल के 6 इंस्टीट्यूट्स हैं, लेकिन राजस्थान के टॉप 100 में सिर्फ 4 इंस्टीट्यूट्स हैं। बात अभी हो रही, जिस तरह से फुरकान कमर साहब कह रहे थे और अभी प्रियदर्शी सर ने भी कहा कि जो क्रिएटिविटी की बात है, उस क्रिटिकल थिंकिंग की बात है, इनोवेशन की बात है, उसको लेकर ज़्यादा काम होना चाहिए, बजाय सिर्फ डिग्रियां बांटने के कि हम मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ खोलते हैं। ऐसे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ पर भी एक्शन हुए जिनके पास मान्यता नहीं थी और डिग्रियां बांट रही थी, और राजस्थान में भी एक्शन देखने को मिला फिलहाल। आपको लगता है कि ये जो क्वालिटी पर एक तरह से कहीं फोकस होना चाहिए था, भले ही आपके पास कुछ हैंडफुल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन संस्थान अच्छे हों जो क्वालिटी प्रोड्यूस करें, क्वांटिटी नहीं चाहिए। आईआईटीज़ की आज भी इसलिए मान्यता ज़्यादा है कि वो क्वालिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, तो बजाय संख्या बढ़ाने के जो इंस्टीट्यूट्स पेटेंट ला सकें, जहाँ रिसर्च को बढ़ावा दिया जा सके, इनोवेशंस को बढ़ावा दिया सके, और इस तरह के स्टूडेंट्स भी वहाँ पर मोटिवेटेड उस माहौल में आ सके। आपको लगता है ऐसा माहौल क्रिएट करने की ज़्यादा ज़रूरत है? तभी ये ना सिर्फ बेरोजगारी बल्कि जो इंटरनेशनल पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है अभी इनोवेशन के डायमेंशन में, उसको हम फिल इन कर सकते हैं और स्टेप इन कर सकते हैं। जी बिल्कुल, जैसा आपने बताया, क्वालिटी सर एनफोर्स नहीं की जा सकती हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस पे। क्वालिटी उसका प्रोडक्ट या बाई प्रोडक्ट ही होना चाहिए। और सेकंड, एनआईआरएफ की रैंकिंग्स या किसी भी रेगुलेटरी बॉडी या एक्रीडिटेशन बॉडीज लाइक नेक है, एनपीए है, यूएस रैंकिंग है, खासतौर से अगर एनआईआरएफ की बात करें तो ये डॉक्यूमेंट बेस्ड रैंकिंग है। जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं, एविडेंस उपलब्ध करवाते हैं, उनको वो रैंकिंग मिलती है रिसर्च से रिलेटेड। बट क्या यहाँ पर जियोग्राफिक लोकेशंस देखी जाती हैं? क्या सभी यूनिवर्सिटीज के पास या हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के पास सेम रिसोर्सेज अवेलेबल हैं? यहाँ पर ये भी पैरामीटर इन बॉडीज को कंसीडर करना होगा कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की लोकेशन कहाँ है। अगर आप बात करते हैं आईआईटी मद्रास की, वहां पर जो स्टफ आता है वो ऑलरेडी स्क्रीन्ड स्टफ है,
वो ऑलरेडी क्वालिटी स्टफ है। और अगर उसी का कंपैरिजन किसी रिमोट एरिया में और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एनआईआरएफ में इसकी रैंकिंग उसके एट पार होगी, तो वो थोड़ा नाइंसाफी होगी। तो इस तरह के कई सारे फीचर्स हैं जो इन रैंकिंग्स में जो क्वालिटी पैरामीटर्स हैं उसकी एक मास्टर मैट्रिक्स बनानी चाहिए। और जब भी हम इस तरह के रिजल्ट देते हैं तो यूनिवर्सिटीज के स्टेटस को भी देखना चाहिए, कंसीडर करना चाहिए कि वहां पर जो स्टूडेंट है वो क्या डिलीवर कर रहा है। उनका, जैसा अभी सर ने बताया, कि इनोवेशन सेल होने चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर वर्क करना चाहिए। या हम जो भी डिस्कशन करते हैं पैनल में, ऑनरेबल रुकान सर भी हैं, वाइस चांसलर रहे हैं, जो भी हम डिस्कशन करते हैं मैट्रिसेस में ऑलरेडी मेंशन्ड है। आप नैक की मैट्रिसेस उठाइए, एनबीए की, एनआईआरएफ की, ये जितने भी पॉइंट हम डिस्कस करते हैं उसमें ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है। एनईपी की रिकमेंडेशंस हैं, हम एग्जीक्यूट करें तो जरूर कुछ ना कुछ हासिल होगा। राजस्थान में 53 यूनिवर्सिटीज हैं, प्राइवेट स्टेट यूनिवर्सिटीज भी हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज रैंकिंग क्यों ला रही है? क्योंकि उनके ऊपर किसी एक तरह का फोर्स नहीं है, वो फ्रीडम उनके पास अवेलेबल है। जहां वो इनोवेटिव क्रिएटिविटी या इस तरह के आईपीआर रिलेटेड अगर कुछ करना चाहते हैं, आउटपुट देना चाहते हैं, तो उनको उससे रिलेटेड फ्रीडम अवेलेबल है। तो इस तरह से एनआईआरएफ में भी अगर हम रैंकिंग पीछे हैं तो इसमें सोचना पड़ेगा। बट हाँ, यूनिफॉर्मली अगर हम लागू करते हैं किसी एनालिसिस या किसी रिजल्ट को, तो उसमें फिर उनका स्टेटस भी देखना चाहिए कि वो लोकेशन कहाँ पर है, यूनिवर्सिटी का स्टफ क्या है, उसके साथ क्या चैलेंजेस हैं, उनकी वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ्स क्या है। वो कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो एक स्पेसिफिक स्ट्रेंथ के साथ डेवलप हुई है। हो सकता है वो रिमोट एरिया में है तो एक्सटेंशन एक्टिविटी में वो एक्सेल कर रही हो, बट उनके पास पब्लिकेशन नहीं हो, रिसर्च नहीं हो। या हो सकता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज रिसर्च में, आईपीआर में एक्सेल कर रही हैं। तो ये डिपेंड करता है। इसके लिए आपको एक मास्टर मैट्रिसेस बनानी पड़ेगी और कुछ इनकॉर्पोरेट पैरामीटर्स इस तरह के करने पड़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल वही उस पर ही बात करेंगे आगे भी। मैं फुरकान साहब आपके पास फिर से एक बार रुक करना चाहूँगा। आईआईटी मद्रास में कहा यह जा रहा है कि 83% छात्रों को प्लेसमेंट मिल जाता है, लेकिन अगर इस तरह के राजस्थान में स्थिति देखी जाए तो वाकई बड़ी चुनौतीपूर्ण है और चिंताजनक भी है। इस तरह का कमोबेश राजस्थान में सिलसिला कब शुरू होगा वो एक बड़ी बात है, लेकिन जिस तरह से अभी जसूजा कह रहे थे उन्हीं से मैं लीड लेते कहूँगा कि जो अगर हम तमिलनाडु की बात कर रहे हैं, आईआईटी मद्रास की बात कर रहे हैं, आईआईसी बेंगलोर की बात कर रहे हैं, अहमदाबाद की बात कर रहे हैं, तो वो टैलेंट है जो ऑलरेडी उस पृष्ठभूमि के साथ में आ रहा है। तो आपको लगता है कि ये जो एक तरह से कहें कि मर्ज जो है उसका इलाज की ज़रूरत है, वो कहीं ना कहीं स्कूलिंग से ज़रूरत है? अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट कीजिएगा। आपको लगता है कि ये हायर एजुकेशन पे आकर के जो स्ट्रेस दिखाई पड़ रहा है कि क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, छात्रों को प्लेसमेंट नहीं मिल रहा, वो स्किल नहीं है, उस तरह के मॉडर्न माहौल से वो इक्विप्ड नहीं है, तो इसकी जिम्मेदार स्कूलिंग भी है और वहीं से सबसे ज़्यादा इलाज करने की वहीं ज़रूरत है? देखिए, हम लोग जो है इसमें उलझते जाएंगे और हमारी जो डोर है वो सुलझने के बजाय और उलझती जाएगी कि कॉलेज की क्वालिटी इसलिए खराब है कि स्कूल की क्वालिटी खराब है, स्कूल की क्वालिटी क्यों खराब है कि स्कूल के टीचर्स खराब है। स्कूल के टीचर कहाँ से आते हैं? वो यूनिवर्सिटियों से आते हैं, कॉलेजेस से आते हैं। मेरा बिल्कुल। ख्याल बात बिल्कुल सीधी सीधी है कि अभी आपने बात की कि जो रिमोट एरियाज में है, अब राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो बानस्थली जयपुर के मुकाबले में तो बड़े रिमोट एरिया में है। बानस्थली यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आ जाती है, लोअर रैंक पे आई है लेकिन आ जाती है। बिल्कुल। यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जो कभी बड़ी इनोवेटिव यूनिवर्सिटी थी, आपने आईएससी बेंगलोर का हवाला दिया, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के पढ़े हुए और वहां पर शिक्षक रह चुके लोग यहाँ से निकल करके आईएससी बेंगलोर गए। जेएनयू जब खुली तो यहाँ पर बहुत सारे टीचर, 2 दर्जन से ज्यादा टीचर्स यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से अपॉइंट किए गए। तो बात सीधी सी ये है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि देखिए, रैंकिंग जो है एक तरह का ब्लड टेस्ट है। वो ये देख करके डायग्नोस्टिक कर सकता है कि क्या क्या संभावनाएं हैं, बीमारी कहाँ पर है, सारे पैरामीटर्स दिए हुए हैं। लेकिन सिर्फ टेस्ट करा देने से आदमी ठीक तो नहीं हो जाता, उसका बिल्कुल। इलाज करना पड़ता है और हम लोग वो इलाज नहीं कर रहे हैं। आपने एक बात बहुत अच्छी कही कि स्कूलों में तो अब नौबत ये आ गई है कि लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, अपना पेट काट करके, अपने दूसरी जरूरतों को कम करके अब सरकारी स्कूल की तरफ नहीं जा रहे हैं। लेकिन सन 60 सन 65 तक हालत ये थी कि जो गवर्नमेंट इंटरमीडिएट कॉलेजेस थे उसमें एडमिशन के लिए बड़ी मारामारी होती थी, वो सबसे अच्छे स्कूल माने जाते थे।
2-3 स्कूल छोड़ दीजिए, आपका राजस्थान का मेयो छोड़ दीजिए और दून स्कूल छोड़ दीजिए, सिंधिया स्कूल छोड़ दीजिए, वो तो एलिट्स के लिए थे, लेकिन बाकी स्कूलों में गवर्नमेंट इंटरमीडिएट कॉलेजेस में मारामारी थी। और अब नौबत ये आ गई है कि गवर्नमेंट स्कूल में कोई अपने बच्चे को भेजना नहीं चाहता। स्कूल के प्राइवेटाइजेशन का सिलसिला शुरू हो गया था सन 70 से। हायर एजुकेशन में प्राइवेटाइजेशन का सिलसिला शुरू हुआ है सन 90-95 के आसपास से। तो मुझे वो दिन दूर नहीं कि अगर अभी से इलाज नहीं किया गया तो वो दिन दूर नहीं जबकि लोग सरकारी यूनिवर्सिटियों में जाने के बजाय निजी यूनिवर्सिटियों में अपने बच्चों को भेजना पसंद करेंगे। चले, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन होगा क्या कि उन बच्चों का क्या होगा जो सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। मान लीजिए कि आपके का छोटा भाई है, आपका बच्चा है, अब वो दाखिला लेना चाहता है, तो अब देखेगा कि भाई राजस्थान में 3 बेस्ट यूनिवर्सिटियां तो ये हैं, उनमें हम दाखिला कराएं, मणिपाल में दाखिला कराएं। तो अब उसके पास अगर फीस होगी तो चला जाएगा, नहीं होगी फीस तो बेचारा नहीं जा पाएगा। तो मेरा ख्याल अभी भी समय है और समय रहते हम अपने सरकारी इदारों को, जो हमारे जूल्स हैं, जो हमारे नगीने रहे हैं, हर स्टेट में 1-2 यूनिवर्सिटियां जो हैं बहुत अच्छी रही हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का आप बार बार चित्र दिखा रहे हैं, बहुत अच्छी शानदार यूनिवर्सिटी थी। हम उस यूनिवर्सिटी के अच्छे दिन हम वापस ला सकते हैं। और वो इलाज वही है, 3 है इलाज। आपने आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास की बात की, वहां पर स्टूडेंट खर्चा निकाल लीजिए और यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का पर स्टूडेंट खर्चा निकाल लीजिए। आप वहां पर स्टूडेंट टीचर रेशो निकाल लीजिए, 1:10 के आसपास आएगा। फर्क है, बिल्कुल 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 फर्क है। और खासतौर पर सर जी सर, और खासतौर के पब्लिक एक्सपेंडिचर को लेकर के भी खर्च का अगर ब्यौरा देखें तो वाकई हायर एजुकेशन की खर्च की बात हो तो वो भी जीडीपी के लिहाज से, राज्य की जीडीपी के लिहाज से कम है, उसमें भी वाकई बढ़ोतरी की दरकार है। और कम से कम अब जब ये बड़ा जो संकट है, आपने भी कहा फुरकान सर की एक ज़माना था जब सरकारी स्कूल्स में लाइनें लगती थी इंटरमीडिएट तक जाने की, और अब इस तरह की तस्वीर है नहीं। कमोबेश बड़े यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस में ऐसा नहीं हो, वो अफोर्डेबल बनी रहे और क्वालिटी परक बनी रहे, उसको इंश्योर करने की ज़रूरत है। प्रोफेसर डॉक्टर प्रियदर्शी जी, मैं आपका एक बार रुख फिर से करना चाहूँगा। जो कमर साहब कह रहे थे कि जो मर्ज है वो इस रैंकिंग में पता है कि कौन कौन से पैरामीटर्स ख़राब हैं और उनके इलाज की ज़रूरत है। आपको क्या लगता है कि बेसिक इंडिकेटर्स जो हैं, जो प्राइम इंडिकेटर है, वो कौन से हो सकते हैं जहाँ से शुरुआत करनी चाहिए बड़ी यूनिवर्सिटीज़ की? कमर साहब कह रहे थे बार बार राजस्थान यूनिवर्सिटी दिखा रहे हैं, हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा निगाहें किसी चीज़ पर होती हैं तो सबसे बड़ी जगहों पर होती हैं, और वो राजस्थान यूनिवर्सिटी उसमें से एक है। मैं आपसे जानना चाहूँगा सर कि कैसे ये यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिकेटर्स पर काम करना शुरू करें अभी से ही। देखिए, मापदंड तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आप वेरियस इंडिकेटर्स का बात करें या पैरामीटर्स का बात करें। आप इंफ्रास्ट्रक्चर में, एक यूनिवर्सिटी बैंगलोर में गया था और उस यूनिवर्सिटीज में जब बच्चा एडमिशन्स लेता है तो उसकी फैसिलिटीज क्या है, वो जिस डिपार्टमेंट से, उस डिपार्टमेंट को रिलेटेड उसका स्किल्स अवेलेबल है क्या। स्किल एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको रिलेटेड जो होते हैं चीजें, वो अवेलेबल उस यूनिवर्सिटी में है कि नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज कॉल्ड एज इंफ्रास्ट्रक्चरल या फैसिलिटीज जो अवेलेबल टू लर्न, वो चीज अवेलेबल है कि नहीं, वो जरूर ध्यान देखा जाता है। और एक चीज तो हम हमेशा बात करते हैं, क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी शिक्षक चाहे वो प्रोफेसर्स, वो लेक्चरर जो हैं, जो स्कूली में क्या होता है कि स्कूली बच्चे को समझते हैं पहले। दे ट्राई टू अंडरस्टैंड द किड्स, बच्चे को समझते हैं, फिर उसको समझाते हैं कि उसको क्या जरूरत है, वो वही समझते हैं। लेकिन कॉलेजेस में वो चीज मिसिंग हो रही है, जहां पे सिर्फ हमको सिलेबस कंप्लीट करना है, कोर्सेज कंप्लीट करना है। क्वालिटी एजुकेशन में फोकस ज्यादा करना चाहिए, रिलेटेड टू लाइफ एग्जांपल्स, रिलेटेड टू एक्सपीरियंशियल लर्निंग, वो सब चीज ऐड करना चाहिए जो बेसिकली हायर एजुकेशन में अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में वेरियस वे में इंप्लीमेंट किया गया है। अगर एजुकेशन पॉलिसी स्कूल एजुकेशन हो या हायर एजुकेशन को है, उसको अगर सही मायने से अगर स्कूल लीडर और कॉलेज लीडर या प्रोफेसर्स वहां पे फॉलो करते हैं, आई बिलीव वो डेवलपमेंट जो हम चाहते हैं विश्वविद्यालय में हो सकता है। ये विशाल शैक्षणिक नेटवर्क है। हमारे राजस्थान हो या कोई भी राज्य हो, अगर शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण हमारे पास हो और प्रभावशाली शिक्षक हमारे पास हो और जो डिलीवर होते हैं
और डिलीवरेबल्स जो वह हमारे पास कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में अवेलेबल होते हैं, वो अगर पर्याप्त रूप में जी वहां पर अवेलेबल हो, आई डोंट थिंक सो कि कहीं भी हमको प्रॉब्लम होगी और बिल्कुल अच्छे रैंकिंग्स बिल्कुल हो। मैं नहीं समझता हूँ कि रैंकिंग इंपॉर्टेंट है, कि अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करने वाला यूनिवर्सिटी कॉलेजेस हो। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। लास्ट आखिरी पड़ाव पर अब हमारे साथ आखिरी चरण में डॉक्टर चुंडावत जुड़े हैं। चुंडावत साहब, अब तकनीकी दिक्कत थी, बस आखिर में आपसे जानना चाहूँगा किस तरह से आप इन रैंकिंग्स को देखते हैं। और बड़ी लंबी बात हुई, बड़े अच्छे विचार यहाँ देखने को मिले। सरकार कह रही है कि हम 4 लाख 5 लाख नौकरियाँ दे देंगे, लेकिन रोजगार देने सरकार का ही काम नहीं बल्कि इन इंस्टीट्यूशंस का भी काम है। कैसे मिलेंगे लड़कों को या युवाओं को रोजगार, छात्र छात्राओं को, जब ये हालत है रैंकिंग में? कैसे सुधार करेंगे आप तो खुद संस्थानों में रहे हैं। एग्जाम्पल देता हूं सुखाड़ा यूनिवर्सिटी उदयपुर के संदर्भ में। हालांकि मैं प्रोफेसर कंवर साहब ने जो बात की उससे वाकिफ रखता हूं जी और दुख भी है। जितना जो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में काम होना चाहिए, हमने प्रयास बहुत किए, पर जो रिजल्ट, जो परिणाम आने चाहिए वो नहीं आए। उसमें NIRF का जो सिस्टम है उसमें भी कुछ त्रुटियां हैं। यानी जैसे रिसर्च के मामले को लेकर के किस तरह से उन्होंने डेटा एनालिसिस किया और डेटा किया, वो भी है। दूसरा जो कंपैरिजन जो किया जा रहा है प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन से, ह्यूमन रिसर्च, ह्यूमन आई मीन क्या सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज फैकल्टीज है, तो वहां का जो टोटल खर्चा और जो टोटल स्टूडेंट है IIM में और एम्स में एक अलग तरह से हो सकता है, जबकि ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज, कॉमर्स और ये इसमें अलग रैंकिंग होती है। तो सुखाड़ा विश्वविद्यालय पूर्व की भांति में अभी 100 को पार करते हुए जो बैंड था उसका 100 से 150 के बीच में। आप और निटिग्रिटीज में जा रहे हैं, लेकिन जब बड़े सब्सटेंशियल चीजों की बात के चुंडावत साहब, तो उस पर यही है कि बड़ा सुधार करने की जरूरत है। और जो रैंकिंग्स आई है, जिस तरह से फुरकान कमर साहब ने भी कहा, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े। और कमर साहब की बात से मैं अंत करना चाहूँगा कि ये वाकई एक तरह से कहेंगे ब्लड टेस्ट है रैंकिंग, और कहाँ खामियाँ हैं उस पर आप एक्ट करें, और उस पर काम करने से ही यूनिवर्सिटीज़ की साख बढ़ सकती है और रैंकिंग सुधर सकती है। फिलहाल इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।